और भाई और भाई और भाई। तो भाई इस केमिस्ट्री का भाई लेक्चर 13, लेकिन एक बार लेक्चर 12 देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था और हमने इससे क्वेश्चंस करे थे, सीक्वेंशियल रिएक्शन भी देखा था हमने, बस यही किया था हमने। ठीक है, तो हमने भाई प्योरिटी कॉन्सेप्ट था और भाई वो था यील्ड कॉन्सेप्ट था, मतलब हमने स्टोइशियोमेट्रिक तरह से कंप्लीट कर ली थी। तो उसके भाई आज सर ने क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो भाई मतलब मेरे भाई जैसे मेरे को दो थोड़ी में दिक्कत आई। ठीक है, एक तो भाई बहुत ही घटिया सी मेरे को दिक्कत आई भाई, ये लिटरली वही सवाल है जो हमने पिछली क्लास में किया था, है ना। हमें बस वो भाई वो हाइड्रोकार्बन का जो सर ने वो बैलेंसिंग वाली इक्वेशन करवाई थी, उससे बस सॉल्व करना था भाई। ठीक है, तुम याद हो तो भाई, जैसे भाई 10 ml जो हाइड्रो ये है गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml CO2 और 50 ml वाटर। तो भाई टोटल नंबर ऑफ सी और एच एटम्स निकालने थे, तो बस हम बस इसे इक्वेट कर देते थे। ठीक है भाई, इक्वेट करके भाई हमारे निकल जाते। ठीक है भाई ये था मेन क्वेश्चन। तो भाई ये समझाते हैं भाई। तो 5 moles of A, 6 moles of Z are mixed with sufficient amount of C to finally produce F. Then find max moles of F which can be produced. भाई अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता ना, ये बहुत इजी होता भाई, बहुत ईजी होता। जैसे ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना मैंने, बिल्कुल इजी सा होता। लेकिन भाई अज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड, भाई इस एक लाइन ने भाई ऐसी बस लगाई है ना भाई। ठीक है, तो रिएक्शन में रखिए A+2Z इज इक्वल टू B और B+C इज इक्वल टू 2F। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया था, मैंने भाई ये लाइन के मैंने सोचा लाइन हटाओ भाई, तो मैंने बस एक बार करके जैसे नॉर्मली करते थे वैसे करके 3 मोल आंसर दे दिया था। नहीं था भाई वैसे। अब देखो भाई, जैसे भाई A इज इक्वल टू 2Z इज इक्वल टू B दे रखा है, हम 5 और 6 मोल दे रखे हैं ना। हम रिएजेंट निकाल लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट तो 6/2 और 5/1, तो 3 हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। ये जो है भाई इसका जो यहाँ पे अगर 2 का 1 लग रहा है तो यहाँ पे 6 का 3 लगेगा, तो मैं यहाँ पे 2 मोल बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे 3 लगेंगे और भाई इससे हम यहाँ का निकाल लेंगे, यहाँ का 2 का 1 लग रहा है तो 6 का 3 लगेगा। ठीक है, 3 मोल्स का बन जाएगा। अब 3 मोल्स का बन जाएगा 3 + C, ये तो भाई एक्सेस में है ही, इसका कुछ है ही नहीं। तो अगर 1 का 1 बन रहा है ना, तो 3 का 3 बनेगा। तो F जो है हमारा पहले केस में 3 मोल F आ गया। ठीक है, और ये पूरा B खत्म हो गया। ठीक है, अब भाई लेकिन क्या है भाई, यहाँ पे क्या है भाई, जितना बचेगा वो रीयूज जाएगा। भाई यहाँ पे देखो 3 मोल बच गया ना, 3 मोल बच गया, और यहाँ पे भी A जो है 2 मोल बच गया। तो अब हम इसे रीयूज कर सकते हैं भाई। तो अब 2 मोल और 3 मोल इसमें भाई 3/2 करेंगे, 2/1 करेंगे, तो ये भी लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर इसका 2 का 1 बन रहा है तो 3 का 1.5 होएगा, तो 2 - 1.5। ठीक है, और यहाँ पे 3 - 3 ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म होता है। अब इसका 2 का 1 बन रहा है तो भाई 3 का 1.5 बनेगा। ठीक है, तो 1.5 जो है 1.5 का रिएक्शन मिलेंगे, 1.5 जो है यहाँ पे भी 1.5 बनेगा, तो इसका 1.5 आ गया। लेकिन भाई यहाँ पे 1.5 बना है और यहाँ पे भी 0.5 बच रहा है, तो ये दोनों बच रहे हैं वापस। तो भाई अब वापस जाएंगे हम, तो भाई 0.5 और 1.5। अब यहाँ पे देखो 0.5/1, 1.5/2, भाई ये ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो इस बार ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 0.5। ठीक है, तो भाई हम कर देंगे इसका, हम निकाल लेंगे। अगर 1 का 1 ही लग रहा है तो 0.5 का 0.5 बनेगा। ठीक है, तो 0.5 का भाई 0.5 बनेगा, क्योंकि 1 का 1 बन रहा है, तो हम F दे हमारा आ गया 0.5। ठीक है, अब इसमें भाई A खत्म हो गया, माना कि Z जो है 0.5 यहाँ बच रहा है और 0.5 यहाँ बन रहा है, तो ये 1 मोल बच रहा है। लेकिन भाई A जो है पूरा खत्म हो गया। अब A खत्म हो गया तो भाई अब रिएक्शन आगे जा ही नहीं सकती, तो अब इसलिए फाइनल जो है यहाँ पे इतना यहाँ पे खत्म हो गया। तो 3 + 1.5 + 0.5 जो है हमारा 5 मोल आंसर आएगा भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन भाई साहब। ठीक है, ऐसे था ये क्वेश्चन। ठीक है, और भाई अगर ये भी पूछ लेता कि जो है अगर लास्ट में Z कितना बच रहा है, तो Z लास्ट भाई कितना बच रहा है, तो यहाँ पे 0.5 बच रहा है, कहाँ था, हाँ यहाँ पे 0.5 बच रहा है, और यहाँ पे भाई 0.5 बना है, तो भाई यहाँ पे 1 मोल बच रहा है मिक्सचर में, और A और B खत्म हो गए, A खत्म हो गया, B भी खत्म हो गया। ठीक है, ये था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब तो भाई ईजी मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है भाई। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, टर्नरी हो गए 3, क्वार्टरनरी हो गए 4। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बस ये है। अब ये 2 कंपोनेंट क्या है भाई, हाँ, लेकिन वो जो है सॉल्यूट है, लेकिन उससे पहले सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सोल्यूशन होता है। बाइनरी सोल्यूशन जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है 2 कंपोनेंट हो गए। अब सॉल्वेंट क्या होता है भाई, ये है जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट भाई स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और ये भाई ये जो है सॉल्वेंट ही जो है फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, अगर ये फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन निकालता है, तो भाई अगर हमें दे रखा है कि भाई शुगर जो है सॉलिड में है प्लस वाटर लिक्विड में, सोल्यूशन बन रहा है लिक्विड में, तो ये पता चल गया जो है वाटर जो है ये सॉल्वेंट है। ठीक है भाई, ऐसे पता चल गया। तो भाई ये मान लो भाई अगर तीनों लिक्विड दे रखे हैं तो कैसे पता चलेगा,
तो भाई हमें भाई वो दे रखी होगी कि भाई देखो ये 200 मिलीलीटर है, ये 50 मिलीलीटर है, तो ये ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो फिर ये सॉल्वेंट है। ठीक है भाई, यहाँ पे दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तो इसलिए क्वांटिटी देखेंगे। ठीक है भाई, क्वांटिटी की सॉल्वेंट जो है मास हमेशा ज़्यादा होगा, वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा, मोल ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो प्रकार की होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो हो गई जो भाई जो है वैल्यू चेंज रहेगी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो हो गई जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। भाई अब इसमें इसे हमें कभी लाइक पहचानना हो ना, तो भाई जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट होती है भाई, उस मतलब टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज होगी भाई, लेकिन जिसमें वॉल्यूम नहीं प्रेजेंट होती वो जो है इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, बस एक तरह से अगर हमें देखना हो, अगर भाई किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दे रखा हो तो वो जो है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिसमें नहीं दे रखा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि भाई टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होती है, इसलिए भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भाई अभी भाई आज हमने बहुत ईजी से समझी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, तो भाई परसेंटेज टर्म्स, भाई परसेंटेज टर्म्स जो है परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो गिवन क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है भाई, अब इससे भाई अलग अलग में यूज़ कर सकते हैं भाई। जैसे मान लो भाई तुम्हारे आए हैं भाई मार्क्स फिजिक्स में 50 आए हैं। ठीक है भाई, 180 में से 50 आए हैं। ठीक है, अब भाई तुम पापा को बताओगे तो पापा तुम्हारे कूट देंगे भाई तुम्हारे, है ना। लेकिन भाई मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ना वो था ही 50 नंबर का, तो तुम अगर परसेंटेज ऐसे निकालो कि परसेंटेज ऑफ फिजिक्स विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, तो वो 50 अपन 50 तो भाई 100% आएगा भाई तुम्हारे। ऐसे बोल दो तुम भाई पापा मेरे ना फिजिक्स में केमिस्ट्री से परसेंटेज निकालना मैं तो 100% आ रही है। पापा को तुमने बंधु भी बना दिया और तुम मार्क्स भी पिट गए। सिमिलरली भाई यहाँ पे भी देखो मास परसेंटेज बाय मास। ठीक है, तो भाई मास अपन मास तो ठीक है, तो मास ऑफ ए अपन टोटल मास इज इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। लेकिन भाई देखो मास बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, तो मास ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, और वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल मास इनटू 100। ठीक है, बस ये तो इतना ईजी है। ठीक है, तो भाई अगर ऐसे दे रखा है कि 10% W/W HCl एक्वस सॉल्यूशन, W/W मतलब मास बाय मास। ठीक है, तो 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि भाई परसेंट क्या हो गया 10/100, और W/W तो 10 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। ठीक है, अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो 10 मिलीलीटर इन 100 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो है W/V है तो 10 ग्राम इन 100 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे V/W है तो 10 मिलीलीटर इन 100 ग्राम। ठीक है, अब भाई अगर हमें निकालनी हो सिर्फ एक ही यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, बाकी सब में तो वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम है, बस इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो बस भाई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म अगर हम देखें तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म सिर्फ मास बाय मास वाली है। ठीक है, अब फ्रैक्शन टर्म्स हमारी परसेंटेज टर्म्स हो गई। फ्रैक्शन टर्म्स क्या होती है, बस भाई जैसे परसेंटेज टर्म्स में हम सेंट मतलब 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन टोटल क्वांटिटी। बस भाई ये है भाई। अब ये जो है भाई वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, हमेशा भाई 0 to 1 नहीं होगा, क्योंकि भाई फ्रैक्शन की तो वैल्यू हमेशा 0 to 1 नहीं होती है। समझ रहे हो कि भाई मतलब अगर एक सोल्यूशन में भाई फ्रैक्शन है तो भाई 0 to 1 में तो होगा, 1 जो है भाई एक तरह से 100% हो गया। समझ रहे हो भाई, ये जो है फ्रैक्शन टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है भाई, अब भाई जैसे परसेंटेज ऑफ ए है तो फ्रैक्शन ऑफ ए हमें ये दे रखा है इनटू 100। भाई अब जैसे भाई यहाँ पे अगर हम परसेंटेज देखें तो भाई गिवन क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी 100, भाई फ्रैक्शन क्या है गिवन क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी, बस इनटू 100 तो कर देंगे। तो मोल परसेंट जो है मोल फ्रैक्शन इनटू 100, डिसोसिएशन परसेंटेज जो है फ्रैक्शन डिसोसिएशन इनटू 100, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन इनटू 100, मास परसेंटेज मास फ्रैक्शन इनटू 100। बस भाई यही है। ठीक है भाई, तो मास फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, मास ऑफ ए अपॉन मास टोटल। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, वॉल्यूम ए वॉल्यूम टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या होगा भाई, अभी मोल फ्रैक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुको मैं भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ यार, वैसे मार्क तो कर रखा है लेकिन चलो यार जब भी चलो। मोल फ्रैक्शन क्या है ना भाई, इसे रिप्रेजेंट बाय एक्स करते हैं और इसे ना प्रोनाउंस्ड बाय CHI काई करते हैं, ऐसे काई प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो काई ए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है भाई जो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, बस यही है भाई। ठीक है, जैसे अब हमें बाइनरी सोल्यूशन दे रखा है ना, सॉल्वेंट दे रखा है। ठीक है, अब भाई हमें काई 1 पूछा है, ये सॉल्वेंट जो है 1 सॉल्यूट 2। ठीक है,
तो काई 1 पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो n1 अपॉन n टोटल, तो n टोटल क्या हो गया n1 प्लस n2, तो n1 इज अपॉन n1 प्लस n2। अगर हम काई 2 देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब अगर हमें इसका फ्रैक्शन देखना है x1 अपॉन x2 हो जाएगा, मतलब काई 1 अपॉन काई 2 है ना, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन n2 अपॉन n1 प्लस n2। अभी भाई n1 प्लस n2 तो कट जाएगा, तो n1 अपॉन n2 आ जाएगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि भाई काई 1 अपॉन काई 2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। मतलब भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब भाई ये अब जल्दी ऐसे निकाल लोगे भाई। ठीक है, अब अगर हमें भाई कुछ क्वेश्चन आता है तो फिर भाई हमें पता है कि डायरेक्ट सीधा मोल से रिलेट करना है हमें। ठीक है भाई और अगर हमें भाई काई 1 प्लस काई 2 करना है, ठीक है, तो भाई अगर हम वो करेंगे भाई n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो 1 आ गया भाई ये तो काय सॉल्यूट प्लस काय सॉल्वेंट 1। क्यों भाई, अब भाई अगर सॉल्यूशन में 2 टर्म्स हैं तो उसका भाई फ्रैक्शन जो है हमेशा 1 ही तो होएगा भाई। फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 ही तो होएगा भाई वो, ये तो मतलब कॉमन चीज़ है ना। तो भाई अब मान लो जैसे हमें दे रखा हो एक्स सॉल्यूट हमें 0.3 दे रखा है, तो भाई एक्स सॉल्वेंट क्या होगा, तो 1 माइनस 0.3 0.7 है ना भाई, क्योंकि भाई फ्रैक्शंस का जो है सम हमेशा भाई 1 ही होएगा। ठीक है, इफ सॉल्यूशन हैज़ 3 मोल ऑफ ए और 4 मोल ऑफ बी, तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। अब भाई तुम पूरा मोल फ्रैक्शन करोगे भाई n1 अपॉन n1 प्लस n2, अरे जा भाई, हमें पता है भाई कि काई 1 अपॉन काई 2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2, तो सीधा 3:4 लिख देंगे। ठीक है, अब भाई हमें ये दे रखा है काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू 4/6, तो नंबर ऑफ टोटल ऑफ बी इन 20 मोल्स सॉल्यूशन। भाई हमें 10 मोल में दे रखा है ना, तो भाई हमें 10 मोल में दे रखा है, ए 4 है बी 6 है, 10 से निकाला भाई 4 + 6 यार, 4 + 6 है ना, तो 20 मोल में कितना हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे 10 का 20 हो गया, तो 4 का 8, 6 का 12। ठीक है भाई, निकल गया। अब भाई पार्ट्स मिलियन क्या होता है भाई, पार्ट टर्म्स क्या होती है भाई, तो भाई अब 1 मिलियन में भाई 10⁶ होता है, 1 बिलियन होता है 10⁹ ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब भाई अब जैसे भाई यहाँ पे भाई परसेंट था, तो गिवन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100 कर रहे थे, यहाँ पे भाई इंटू 1 कर रहे थे, गिवन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी 1। अब भाई यहाँ पे पर मिलियन है, तो गिवन क्वांटिटी अपन टोटल क्वांटिटी इंटू मिलियन 10⁶। ठीक है, तो भाई अगर हमें ppm निकालना है मास अपन मास में, तो मास ऑफ ए अपन टोटल मास इंटू 10⁶, वॉल्यूम ऑफ ए अपन टोटल वॉल्यूम इंटू 10⁶, मास ऑफ ए अपन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁶। भाई अगर हम वो भी लिख सकते हैं कि भाई मास वॉल्यूम ऑफ ए अपन टोटल मास इंटू 10⁶। ठीक है, सिमिलरली भाई पीपीबी में 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम ही है ना भाई। एक तरह से अगर हम चार्ट बनाएं इसका, तो भाई जैसे हमें दे रखा हो मास बाय मास, ठीक है, तो W मतलब मास ऑफ ए अपन टोटल मास, भाई इंटू 1 से मास फ्रैक्शन आ गया, इंटू 100 से मास परसेंटेज आ गई, इंटू 10⁶ से ppm आ गया, इंटू 10⁻9 से ppb आ गया, बस भाई। अब भाई अगर हमें ये निकालना है, ये हमें दे रखा है ये निकालना है, तो डिवाइड बाय वो कर देंगे बस। ठीक है, और सिमिलरली फॉर VA बाई V टोटल अगर हम करेंगे उसका भी भाई सेम ही ग्राफ बनेगा भाई। मतलब अगर मास अपन वॉल्यूम करेंगे उसका भी सेम बनेगा, वॉल्यूम अपन मास करेंगे उसका भी सेम बनेगा। ये तो मतलब कॉमन चीज़ है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अब जो है मेन चीज़ है भाई मोलैरिटी वगैरह हम कल पढ़ेंगे, मतलब कल मतलब नहीं, मतलब हाँ जब भी पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय।